तो दोस्तों मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से टॉप 200 प्लस वन लाइनर जी के क्वेश्चंस की, जहां पर मैंने रखा है आपके लिए काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा है। और ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहां से लिए गए हैं किसी ना किसी परीक्षा से में जो बहुत ज़्यादा आपको ट्रिकी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा उन क्वेश्चंस को थोड़ा ब्रीफ कर सकूँ, थोड़ा सा ब्रीफ दोस्तों, ज़्यादा नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा फंसाते हैं। जी हाँ, नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चंस नहीं रखे हैं दोस्तों, मैंने मीडियम और थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा टफ क्वेश्चंस रखे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने रिवीजन पे देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 10 किताबें पढ़ने से बेटर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो, तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो यहीं पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखें। और रही बात मेरी, तो इस वीडियो में मैं कम से कम आपको 2 बार एक ही स्लाइड को रिपीट कराऊंगा, जिससे आपको वो स्लाइड यहीं की यहीं याद हो जाएगा। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। जी हाँ, उलूग खां की उपाधि किस को प्राप्त की थी? मतलब उलूग खां की उपाधि किस को प्राप्त थी? ये थी दोस्तों बलबन को। जी हाँ, किसको प्राप्त थी? बलबन को। कौन से सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली की थी? लाहौर से हटाकर राजधानी को दिल्ली कौन ले गया था? ये ले गया था इल्तुतमिश। कौन ले गया था? इल्तुतमिश। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता जो यात्री था वो मोरक्को का यात्री था। जी हाँ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन सा था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। जी हाँ। अगर हम बात करें सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? और फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सबसे पहली बात तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और अगर मैं बात करूँ था इसी शासक ने जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। इसी शासक ने, जो आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है जौनपुर, इसकी जो है स्थापना किसने करी थी? ये करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। जी हाँ। और हम बात करें गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? गुलाम वंश मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनके मतलब गुलाम वंश था ये। और इसका जो आखिरी शासक था वो कौन सा था? वो था शमसुद्दीन खां। जी हाँ। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सॉरी, इसको सबसे पहले इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए, और फास्ट रिपीट करूँगा दोस्तों। उलूग खां की उपाधि किसको प्राप्त थी? उलूग खां की उपाधि जो प्राप्त थी वो बलबन को थी। कौन से सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली की थी? ये की थी इल्तुतमिश ने। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो था बहलोल लोदी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, अतः इसी शासक ने जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? गुलाम वंश का आखिरी शासक शमसुद्दीन कैमूर था। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं। लौह और रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति जो अपनाई थी दोस्तों, ये बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने। जी हाँ। और हम बात करें कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था बख्तियार काकी की याद में। जी हाँ। लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। लाख वक्स के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तथा इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा स्थित है वो है लाहौर में। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। जी हाँ। अब मैं बात करूँ कि चांदी का टका एवं सोने का जीतल, चांदी का टका एवं सोने का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? चांदी का टका सोने का जीतल चलाया था इल्तुतमिश ने। जी हाँ। इसी की जो बेटी थी वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। जी हाँ। अगर मैं बात करूं फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने करी थी? नवरोज की शुरुआत दोस्तों जो करी थी वो करी थी बलबन ने। जी हाँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने नवरोज त्यौहार की शुरुआत करी थी। अब मैं बात करूं भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो भारत में था वो था अल्मेडा, फ्रांसिस दी अल्मेडा। जी हाँ। अब मैं बात करूं, रिपीट करता हूं इसको फास्ट। लोहा और रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ये अपनाई थी बलबन ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? ये किया गया था बख्तियार काकी की।
लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। जी हाँ, तथा इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? यह है लाहौर में। चांदी का टका और सोने का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने। फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने करी थी? ये करी थी बलबन ने। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। और इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 1765 में। जी हाँ, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। सिख धर्म में संगत और पंगत का प्रचलन किसने स्टार्ट किया था? सिख धर्म में संगत और पंगत का जो प्रचलन था वो स्टार्ट किया था नानक देव जी ने। डच लोग कहाँ के निवासी थे? डच लोग जो थे नीदरलैंड के निवासी थे। जी हाँ, नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? और ये दोस्तों सिखों के गुरु हैं, पांचवें गुरु हैं शायद, गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने इस अकाल तख्त की स्थापना करी थी। जी हाँ, अब मैं बात करूँ ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस डी अल्मेडा ने स्टार्ट किया था। फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर, मैं पीछे बात कर चुका हूँ। और पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर और पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो लगी थी वो कहाँ लगी थी? वो लगी थी सूरत में। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी? पुडुचेरी जो आज भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी की स्थापना करी थी। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों को जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि के आधार पर। और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? ये हुई थी 12 अगस्त 1765 में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको रिपीट करते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? ये हुई थी 12 अगस्त 1765 में। सिख धर्म में संगत एवं पंगत का प्रचलन शुरू किया था, ये किया था दोस्तों गुरु नानक देव जी ने। और अब हम बात करें डच लोग कहाँ के निवासी थे? डच लोग जो थे नीदरलैंड के निवासी थे। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी गुरु अर्जन देव जी ने। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को जो लागू किया था वो किया था फ्रांसिस डी अल्मेडा। और पुर्तगालियों की प्रथम जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर लगी थी? वो लगी थी सूरत में, आज गुजरात में स्थित है। सूरत एक जिला है। पुडुचेरी की स्थापना किसने करी थी? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने करी थी। अंग्रेजों की किस संधि के आधार पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों को जो बिहार, बंगाल और जो है उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि पर। जी हाँ, और ये इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में। जी हाँ, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड क्लाइव। जी हाँ, और यही बंगाल में द्वैध शासन का जनक भी था। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी राज्य का जो संस्थापक था वो कौन माना जाता है? वो लॉर्ड क्लाइव माना जाता है, जिसका युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ में, ये वो है। एंड अगर हम बात करें कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? ये किया था ये द्वैध शासन जो लागू किया था इसी ने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। जी हाँ, लॉर्ड क्लाइव दोस्तों अलग था और रॉबर्ट क्लाइव अलग था। रॉबर्ट क्लाइव जो था जिसका युद्ध हुआ था क्या बोलते हैं सिराजुद्दौला के साथ में, और लॉर्ड क्लाइव मतलब राज्य का संस्थापक जो जिसने अच्छी तरीके से संस्थापक किया था उसकी बात चल रही है। हम बात करें नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? जी हाँ, देखो ये अलग अलग हो रहे हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य का जो वास्तविक जो रियल फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स, जबकि ये बहुत बाद में आया था। अब हम बात करें भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का अगर प्रथम वाइसराय की बात करें तो ये था लॉर्ड कैनिंग, तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर हम वाइसराय की बात करें तो वो था लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, अब करें हम बात हम्बुराबी कहाँ का शासक था? हम्बुराबी जो शासक था वो था बेबीलोन का शासक था। कहाँ का था? बेबीलोन। और अगर मैं बेबीलोन के नाम से आपको याद कराऊं तो बेबीलोन में ही सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, ये भारत से लौटते हुए बेबीलोन में मारा गया था। अंग्रेज यहाँ पर थोड़ा युद्ध के बारे में मैंने बताया है। अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लड़ा था वो था एयरकूट, और फ्रांसीसियों में जो युद्ध हुआ था
उसको हम कहते हैं वांडीवास का युद्ध। 1760वीं ईस्वी में हुआ था ये वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में। वांडीवास का 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और डचों के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1759 में हुआ था, वेदरा का युद्ध। और ये दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज अपना दायित्व जमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ्रांसीसियों से, डचों से, सबसे लड़ाई कर रखी थी। जी हाँ, और ये युद्ध आपको याद रखना है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अब हम बात करें खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब करी थी। जी हाँ, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने बक्सर का युद्ध में की थी। जी हाँ, ये करी थी बक्सर के युद्ध में। किस में करी थी? बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1764 ईस्वी में। जी हाँ, 1764 में। अब हम नेक्स्ट इसको रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, और यही लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल में द्वैत शासन का जनक भी था। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें वो है वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। और अगर भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ। हम्बुराबी का कहाँ का शासक था? हम्बुराबी जो शासक था वो था बेबीलोन का। जी हाँ। अंग्रेज, आयरकूट और फ्रांसीसी 1760 वांडीवास का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों एवं डचों में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने बक्सर के युद्ध 1764 में करी थी। जी हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर बात है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी किस संधि से हुई थी? जी हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो किस संधि से हुई थी? वो हुई थी एक्स ला सापेल की संधि से। जी हाँ। अब हम बात करें भारत में स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम किया गया था, लागू किया गया था, ये किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। क्या स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, तथा यह बंगाल राज्य में कब लागू हुआ था? और यही अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये बंगाल में कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 में। जी हाँ। अब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था। और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था नांदेड़। जी हाँ। अब हम बात करें पिंडारियों का दमन किस शासक ने किया था? पिंडारी, जो आपने मूवी देखी हो, सलमान खान की एक मूवी आई थी, उसमें पिंडारियों का रोल किया गया था सलमान खान के द्वारा। और उसमें जो दमन हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पर था। और ये हम क्वेश्चंस के रूप में बात करें कि इनका दमन किसने किया था? ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। जी हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था पिंडारियों का दमन। नरवली पर रोक लगाई गई थी। ये नरवली पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने। नरवली मतलब जो इंसानों की जो पहले बलि दी जाती थी उस पर रोक किसने लगाई थी? ये लगाई थी लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने से मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि स्वतंत्रता की आग श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाई थी? ये लगाई थी टीपू सुल्तान ने। आग से मतलब इंस्पायर किया था लोगों को। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था वो 4 जुलाई 1776 में हुआ था। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। इंग्लैंड को वनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को जो वनियों का देश कहा था वो कहा था नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जी हाँ। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है वो दांते को माना जाता है। जी हाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? वो थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। जी हाँ। इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये इंग्लैंड के पीएम थे। जी हाँ। अब हम बात करें इसको रिपीट करने की। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति में कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी एक्स ला सापेल की संधि हुई थी। और भारत में स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम लागू किसने किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तथा यह बंगाल राज्य में कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1793 में। गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नांदेड़। पिंडारियों का दमन किस शासक ने करवाया था? पिंडारियों का दमन जो करवाया था वो करवाया था दोस्तों यहाँ। नरवली पर रोक किसने लगाई थी? नरवली पर जो रोक लगाई थी वो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने लगाई थी।
और अब मैं बात करूँ श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष जो लगाया था वो टीपू सुल्तान ने लगाया था। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। ये माना जाता है दांते को। अब मैं बात करूँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे। वो थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। जी हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ये दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों, एक मिनट, रूजवेल्ट थे। जी हाँ, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। जी हाँ। अब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। आज जो रूस हमें दिखता है रशिया, वो उसका जो निर्माता, बेसिक निर्माता कौन माना जाता है। ये माना जाता है स्टालिन। इसी प्रकार दोस्तों अगर चाइना की बात करें कि आधुनिक चाइना का बेसिक निर्माण करने वाला, ये चाइना को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाने वाला कौन था। वो था माओ जेडोंग। जी हाँ। अब हम बात करें एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर एशिया का जो मरीज कहा जाता है वो चीन को कहा जाता है, और यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है। किसको माना जाता है। पेट्रोक। जी हाँ, ये मानववाद के संस्थापक माने जाते हैं। तो राष्ट्रवाद का मसीहा किसे मानते हैं। तो राष्ट्रवाद का मसीहा जो मानते हैं वो मानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। जी हाँ। अब हम बात करते हैं कानून की आत्मा बुक मॉन्टेग्यू ने लिखी थी, तथा डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी थी। कानून की आत्मा एक बुक थी, कानून की आत्मा, ये सोल ऑफ द जस्टिस किसकी बुक थी। ये थी मॉन्टेग्यू की। और डिवाइन कॉमेडी किसकी थी। ये थी दांते की। जी हाँ। अब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो माना जाता है वो मैकियावेली को माना जाता है। जी हाँ। अब हम बात करें लिटिल कॉर्पेल के नाम से किसे जाना जाता है। छोटा था कद में, इसलिए इसको लिटिल कॉर्पेल बोला जाता था। और ये कौन जाना जाता था। ये था नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ। हम बात करें इटली के एकीकरण का जनक कौन माना जाता है। इटली का जो मतलब संगठित किया, जिसने इटली को बनाया सारे राज्यों को मिलाकर, वो कौन माना जाता है। वो माना जाता है जोसेफ जोसेफ मेजीनी माना जाता है। अब हम बात करें लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया गया था। लाल कुर्ती सेना का गठन किया गया था, ये किया गया था गैरीवाल्डी ने। किसने किया था। गैरीवाल्डी ने। जी हाँ। अब हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये रिवीजन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जी हाँ। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। तो यूरोप का मरीज कौन हुआ। तुर्की। अब हम बात करें मानववाद का संस्थापक पेट्रोक माना जाता है। तो राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। कानून की आत्मा बुक मॉन्टेग्यू ने की थी, तथा डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी। ये लिखी थी दांते ने। अब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे मानते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को मानते हैं। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली। जी हाँ। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजीनी को माना जाता है। और लाल कुर्ती सेना का गठन कब किसने किया था। ये किया था गैरीवाल्डी ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता था। रूस के जो शासक थे, मतलब पुराने टाइम में जो रूस के जो शासक हुआ करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। उनको जाना जाता था दोस्तों जार के नाम से। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। अभी हम सेकंड जो है विश्व युद्ध की बात कर रहे थे, जहाँ पर रूजवेल्ट थे। और अब अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो थे वेडरी विल्सन। जी हाँ, कौन थे। वेडरी विल्सन। अब हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिया था वो लिया था 37 देशों ने। जी हाँ। और इस समय भारत का वाइसराय कौन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड हॉर्डिंग तृतीय। जी हाँ।
अब हम बात करें कि समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था। समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर मैगलन ने लगाया था। अब हम बात करें खुले द्वार की नीति किससे संबंधित है। खुले द्वार की नीति जो संबंधित है वो है जॉन रे से संबंधित। किससे? जॉन रे से। चीन की विशाल दीवार के निर्माता कौन माने जाते हैं। चीन की विशाल दीवार के निर्माता सी होंगटी माने जाते हैं। सी होंगटी, जी हाँ। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है। पीत या पीला आतंक के नाम से जो जाना जाता है वो जापान को जाना जाता है, जी हाँ। अब हम बात करें कि सोवियत यूनियन की स्थापना कब हुई थी। सोवियत यूनियन मतलब यूरोपियन यूनियन अलग है। सोवियत यूनियन मतलब आज का जो रसिया और उसके आसपास के जो देश हैं उन्हें सोवियत यूनियन कहा जाता था। और अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसको शॉर्ट में USSR भी बोलते हैं, जी हाँ। अगर हम बात करें 100 चूहों की तुलना एक सिंह का शासन बेहतर है। 100 चूहों की तुलना में एक सिंह का शासन बेहतर है, तो ये किसने कहा था। ये कहा था वॉल्टेयर ने। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति गौरवपूर्ण हुई थी। ये हुई थी 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति गौरवपूर्ण कब कही जाती है। 1688 ईस्वी में। और हम बात करें इसको रिवीजन करने की, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता था। रूस के शासक को जार कहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ये थे वुडरो विल्सन। अब हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिया था वो लिया था 37 देशों ने। तथा इस समय भारत का वाइसराय कौन था। ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब हम बात करें समुद्री मार्ग में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, किसने लगाया था। ये लगाया था मैगलन ने, जी हाँ। खुले द्वार की नीति संबंधित है। खुले द्वार की नीति जॉन रे से संबंधित है। चीन की विशाल दीवार के निर्माता सी हांगटी माने जाते हैं। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है। पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। सोवियत यूनियन जो USSR की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1922, जी हाँ। और हम बात करें 100 चूहों की तुलना में एक सिंह का शासन बेहतर है, तो ये किसने कहा था। ये कहा था वॉल्टेयर ने, जी हाँ। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति गौरवपूर्ण कब हुई थी। ये हुई थी 1688 ईस्वी में। कब हुई थी। 1688 ईस्वी में। अब हम बात करें, इसको रिपीट कर लेते हैं, हो गया रिपीट, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें दास कैपिटल। क्या दास कैपिटल के रचनाकार कौन थे। दास कैपिटल के रचनाकार अपने थे कार्ल मार्क्स थे। और अतः इसी ने दुनिया के मजदूर एक नारा हो दिया था। अब हम बात करें दास कैपिटल जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी। कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। और इन्होंने ही वो एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था। ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था। जर्मनी में बाइबल का जो अनुवाद किया गया था वो किया था मार्टिन लूथर किंग ने। अब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने देशों के बीच लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 61 देशों के द्वारा के बीच, जी हाँ। स्लेट किसका कायांतरित रूप है। स्लेट जो है सेल का कायांतरित रूप है, सेल। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.7% है। आगरे का किला किस पत्थर से बना हुआ है। आगरे का जो किला बना हुआ है वो बना है बलुआ पत्थर से, जी हाँ। किससे। बलुआ पत्थर से। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा भारत में ऐसा विश्व में कौन सा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम बात करें भूपर्पटी का औसत घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। भूपर्पटी का औसत घनत्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है। ये हवाई द्वीप को कहा जाता है। और अगर हम बात करें हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों अमेरिका में। अब हम बात करें किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। किस प्रकार की चट्टानें होती हैं जिसमें जीवाश्म मिलते हैं, तो वो होती हैं अवसादी चट्टानें। और यही जीवाश्मों से दोस्तों कच्चा तेल निकाला जाता है जो हमारा आगे चल के यूज़ पेट्रोल डीजल तमाम चीज़ों में होता है, तो ये अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। नेक्स्ट हम इसका रिवीजन करें कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन माने जाते हैं। दास कैपिटल के रचनाकार कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और इन्होंने ही नारा दिया था दुनिया के मजदूर एक हों। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद जो किया था वो मार्टिन लूथर ने किया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के कुल कितने देशों के बीच लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध 61 देशों के बीच में लड़ा गया था। और स्लेट किसका कायांतरित रूप है? स्लेट सेल का कायांतरित रूप है। अब हम बात करें भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ये है 46.7%। जी हाँ। आगरा का किला किस पत्थर से बना है? आगरे का जो किला बना है वो बलुआ पत्थर से बना है। और मैं बात करूँ किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप पर नहीं है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और भूपर्पटी का औसत या एवरेज घनत्व कितना होता है? ये है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हवाई द्वीप को। जी हाँ। और किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अपसादी चट्टानों में। क्वेश्चन के बारे में कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है वो है गोबी का मरुस्थल। कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। हम बात करते हैं मौना लोहा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? मौना लोहा के नाम से सक्रिय ज्वालामुखी ये स्थित है हवाई द्वीप पर। कहाँ पर? हवाई द्वीप पर। हम बात करते हैं मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है? मृतक घाटी जो स्थित है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। जी हाँ। अब हम बात करें भूपर्पटी का निर्माण। भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? ये होता है दोस्तों बेसाल्टिक चट्टानों से। जी हाँ। और अब बात करें कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर वो है अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर की बात करें वो कौन सा है? वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। जी हाँ। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? विश्व में जो हम आज मैप देखते हैं उसके सबसे प्रथम जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? वो एनेक्सीमेंडर थे। एनेक्सीमेंडर नाम था उनका। और पेट्रोलियम किन चट्टानों से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है वो होता है अवसादी चट्टानों से। किससे? अवसादी चट्टानों से। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा कैनाल को कहा जाता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगें कौन सी होती हैं? भूकंप में दोस्तों 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, एस, स्मॉल और मीडियम और एल मतलब लार्ज। तो यहाँ पर एल प्रकार की सबसे खतरनाक रहती है। ये तीनों फेस में जो है गति करती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जी हाँ, इसमें तीनों में जा सकती हैं। और हम बात करें टेलर घाटी। टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? टेलर घाटी जो स्थित है वो है दोस्तों अंटार्कटिका में। जी हाँ। और नेक्स्ट बात करें क्वार्टिजाइट इसका परिवर्तित रूप है। क्वार्टिजाइट जो है दोस्तों बलुआ पत्थर का ही परिवर्तित रूप है। और अब बात करें कि बलुआ पत्थर का यूज़ किस चीज़ में किया जाता है? बलुआ पत्थर का यूज़ और जो बलुआ पत्थर का संगमरमर बनता है। और किसका कायांतरित रूप है? ये है दोस्तों चूना पत्थर का। जी हाँ। अब हम बात करें इसको रिपीट करने की। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? यह है गोबी का मरुस्थल। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यह हवाई द्वीप पर। मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? ये हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यह है अटलांटिक महासागर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सीमेंडर हैं। और पेट्रोलियम किन चट्टानों से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम आबशादी चट्टानों से प्राप्त होता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा कैनाल को कहा जाता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगें होती हैं, ये होती है एल प्रकार की। टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। क्वार्टिजाइट किसका परिवर्तित रूप है? ये है बलुआ पत्थर का जो है परिवर्तित रूप है संगमरमर का। और ये किससे बनती है? ये चूना पत्थर से बनती है। जी हाँ। कैलेंडर गाड़ी पे गाड़ी निकाल रहे हैं कि यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस एवं द्रव एवं गैस में गुजर सकती हैं। तो ये है दोस्तों पी प्राइमरी। सॉरी मैंने वहाँ पर गलत बता दिया, एल बता दिया कि जो जहाँ पर ठोस द्रव और गैस से गुजरती है वो गुजरती है दोस्तों पी मतलब प्राइमरी। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। जी हाँ। बड़े आकार वाला ज्वालामुखी छिद्र कहलाता है। बड़े आकार वाला ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है वो कॉल्डेरा कहलाता है। अब हम बात करें मोह असंबद्धता किसके मध्य का क्षेत्र होता है? मोह असंबद्धता जो होता है कृष्ण और मेंटल के बीच की जो एरिया होता है वो होता है मोह असंबद्धता। ये पृथ्वी से रिलेटेड है दोस्तों। और अब हम बात करें कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। जी हाँ। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच की रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच की। शिमला किस श्रेणी में आता है? शिमला जो आता है वो धौलाधर श्रेणियों के बीच में आता है।
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। जी हाँ, कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से कौन अलग करता है? वो करता है ग्रैंड चैनल। जी हाँ। और बात करें हिमालय का पादवेश क्षेत्र कौन सा है, या मतलब वेशिक क्षेत्र, हिमालय का वेश क्षेत्र भारत में कौन सा है? वो है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ी। सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जो वन क्षेत्र है जहाँ पर, ये हरियाणा है। और यहीं पर दोस्तों अगर सेंसस की बात करें तो सबसे कम जो है लड़कियों की जनसंख्या यहीं पर मानी गई है। जी हाँ। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस द्रव गैस से गुजरती हैं? ये गुजरती हैं पी। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एरेटस्थनीज को कहा जाता है। बड़े आकार का ज्वालामुखी छिद्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है कल्डेरा। और मोह असंबद्धता किसके मध्य का क्षेत्र है? तो मेंटल के बीच का क्षेत्र है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये है बोत्सवाना में। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच की रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है 9 डिग्री चैनल। और शिमला किस श्रेणी में आता है? ये आता है धौलाधर श्रेणी में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये है काराकोरम दर्रा। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग कौन करता है? ये करता है ग्रैंड चैनल। हिमालय का बेस कौन सा कहा जाता है? ये कहा जाता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ये है दोस्तों हरियाणा। जी हाँ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट थुलियर है। जी हाँ। अब हम बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ पर स्थित है? सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है, उत्तरी अंडमान के ईस्ट में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी जो बुझ चुका है वो है नारकोंडम, भारत में ही स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। जी हाँ। अब हम बात करें यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो होता है हिमाच्छादन, मतलब बर्फ गिरने से। जी हाँ। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार जो स्थित है वो है कर्नाटका राज्य में। अब हम बात करें भारत की समुद्री तल से औसत ऊंचाई तट से नापी जाती है। भारत की समुद्री तल से ऊंचाई किस तट से नापी जाती है? ये नापी जाती है दोस्तों चेन्नई तट से। जी हाँ। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य अंडमान में। कहाँ पर स्थित है? वैरन द्वीप पर मोस्टली लोगों को याद है, लेकिन ये किस जगह पर है? ये है मध्य अंडमान में। अंडमान के भी 3 पार्ट हैं, एक अपर अंडमान, मध्य अंडमान और लोअर अंडमान। जी हाँ। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। क्या है? बिट्रा। न्यू मुरे द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मुरे द्वीप जो स्थित है वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु पॉइंट कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु पॉइंट जो स्थित है वो है पूर्वी बिंदु किबुथु पॉइंट ही है, सॉरी। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। भारत का सबसे पहला यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। और यहाँ पर अगर हम बात करें छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है पारसनाथ। जी हाँ। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं फास्ट में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है, यह उत्तरी अंडमान के ईस्ट में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, ये होता है हिमाच्छादन से। और धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटका में स्थित है। भारत की समुद्री तल से ऊंचाई किस तट से नापी जाती है? ये नापी जाती है चेन्नई तट से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? वैरन ज्वालामुखी सक्रिय। सक्रिय की बात करें बैरन पर स्थित है और ये मध्य अंडमान में स्थित है। और अगर मैं सुषुप्त की बात करूं भारत का तो वो है नारकोंडम और ये उत्तरी अंडमान के ईस्ट में स्थित है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ये है बिट्रा। न्यू मुरे द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु पॉइंट है। जी हाँ, कौन सा पॉइंट है? किबुथु पॉइंट। भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह पारसनाथ। जी हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर से हुआ है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण माना जाता है वो माना जाता है टेथिस सी से। जी हाँ। हमारा भारत किस द्वीप का अंग है। हमारा भारत जो है प्राचीन रूप से किस द्वीप का अंग रहा है, ये है जम्बू द्वीप का अंग है, जो वहाँ से निकल कर अब यहाँ इधर आ गया है। ये बहुत पुराना मतलब बेसिक जो अगर हिस्ट्री कही जाए या बेसिक भूगोल कहा जाए तो उसका पार्ट है ये जम्बू द्वीप। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किससे हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण सेनेजोइक मिट्टी से हुआ है। अराकन योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है। अराकन योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर है, म्यांमार में स्थित है। अगर हम बात करें जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारा लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप मिनिकॉय। माहिम तट किस राज्य में स्थित है। माहिम तट किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और बहुत सारे पोर्ट हैं क्योंकि वो मेन जगह है, और यहाँ पर ही एक छोटे से तट का नाम है माहिम तट, जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट की सिफारिश पर कब हुआ था। संविधान सभा का गठन जो कैबिनेट की सिफारिश पर हुआ था वो हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, यह आया था 24 मार्च 1946 में ही आया था। 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट की सिफारिश का गठन किसने किया था, हुआ था 1946 में हुआ था। मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा को सूची में किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया था, ये डाला गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। और हम बात करें संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था। संविधान सभा का निर्माण मतलब संविधान बनाने के लिए जो सभा का निर्माण सबसे पहले किया था वो किस देश ने किया था, ये किया था दोस्तों यूएसए ने। और इसी के बाद दोस्तों मैं आपको एक बता दूं कि संविधान के ऊपर भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, वो है भारत का स्थित है। और ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान कभी लिखा ही नहीं गया, केवल मौखिक रूप से उपलब्ध है, वो है दोस्तों इंग्लैंड। जी हाँ। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर से हुआ है, ये हुआ है टेथिस सी से। हमारा भारत किस द्वीप का अंग है, ये है जम्बू द्वीप का अंग है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किससे होता है, ये होता है सेनेजोइक से। अराकन योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है। अराकन योमा पर्वत जो स्थित है ये है म्यांमार में। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। माहिम तट किस राज्य में स्थित है। माहिम तट जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट की सिफारिश पर कब हुआ था, ये हुआ था 1946 में। अब मैं बात करूं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये आया था 24 मार्च 1946 में। अब एक और क्वेश्चन है कि मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा को सूची में मतलब भाषा की सूची में कब शामिल किया गया था, ये किया गया था 71वें संविधान संशोधन में। और मैं बात करूं इसके लिए कौन सी अनुसूची है, तो ये अनुसूची क्रमांक कौन सा है, इसके लिए 8वां है अनुसूची क्रमांक भाषा के लिए। और 71वें अमेंडमेंट में ये मणिपुरी कोंकणी और नेपाली को रखा गया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा था, ये था दोस्तों अपना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जो हमारे यहाँ पर 24 मार्च 1946 को आया था, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 15। जी हाँ। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितनी सीटें निश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा में जो सीटें निश्चित की गई थी वो थी 389। कितनी थी, 389। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को केवल अंगीकृत किया गया था। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। मतलब उसके कुछ हिस्सों को अपनाया गया था लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं अपनाया गया था। तो पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाते हैं, और 26 नवंबर 1949 को अर्धपूर्णकालिक रूप से अपनाया गया था, मतलब अंगीकृत किया गया था। मान लो कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन जो मैंने पीछे भी डिस्कस कर दिया, जुलाई 1946 में मार्च में जो था कैबिनेट मिशन आया था, और जुलाई में जो है अपना संविधान सभा का गठन हो गया था। संविधान सभा ने अंबेडकर को पहली बार निर्वाचित किस क्षेत्र से किया था।
संविधान सभा ने अंबेडकर को पहली बार निर्वाचित किस क्षेत्र से किया था? ये किया था पूर्वी बंगाल से, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से इनको जो है निर्वाचित किया गया था। सर्वप्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? तो सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो है इंडिया का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, और इसमें अन्य कितने सदस्य थे? डॉक्टर अंबेडकर सहित इसमें जो सदस्य थे वो थे 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। अब हम बात करें प्रस्तावना, सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में। सबसे पहली बात तो प्रस्तावना में संशोधन करना इतना इजी नहीं है, और अगर इजी है तो प्रस्तावना में सबसे पहली बार जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में। किसने में? 76 में हुआ था, जिसमें दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रस्तावना में 2 से 3 शब्द जोड़े गए थे जो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और तथा झंडे को सन 22 जुलाई 1947, जी हाँ, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तथा झंडे को सन 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। अब मैं इसको फास्ट से रिवीजन करता हूँ एक बार। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये थी 15। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितनी सीटें सुनिश्चित करी गई थी? 389 करी गई थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अतः पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये किया गया था जुलाई 1946 को किया गया था। संविधान सभा ने अंबेडकर को पहली बार निर्वाचित किस क्षेत्र से किया था? ये किया था पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, जी हाँ। सर्वप्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? सबसे पहले जो लिखित संविधान दिया था वो अमेरिका ने दिया था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इनके साथ कितने सदस्य थे? वो थे 7 संख्या में। प्रस्तावना, सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। और बात करें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं बात करूँ झंडे को, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारतीय झंडे को, जी हाँ। और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस संविधान संशोधन में, 1 मिनट आगे निकल गया, नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? मतलब भारत का राज्य जो नागालैंड बना था 1963 में, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 13th संविधान संशोधन। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये किया गया था 1956 में, सॉरी 56वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था देश के समान है। किस देश के समान है भारत की संघीय व्यवस्था? ये है दोस्तों कनाडा के समान। अब हम बात करें नागरिकता से संबंधित कानून दिए गए हैं। नागरिकता, जो भारत में किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, इससे संबंधित जो है कानून जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विवरण किस भाग में किया गया? ये किया गया भाग 4 में, जी हाँ, भाग 4 में किया गया। और भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। और प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? प्रश्नकाल की जो समय सीमा होती है जो संसद में वो होती है 1 घंटा, जी हाँ, 1 घंटा होती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? कितनी रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? ये कर सकता है 5। और हम बात करें कि अगर 32 और मैं बात करूँ रिट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट अगर 5 कर सकता है तो हाई कोर्ट कितनी कर सकता है? हाई कोर्ट 6 रिट जारी कर सकता है। राज्य सूची और संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? राज्य सूची में अगर बात करें कि राज्य के हिस्से में कितने विषय आए हैं, ये हैं 61 विषय। और मैं बात करूं कि संघ के हिस्से में 100 विषय आए हैं। कितने? 100 विषयों पर कानून बना सकता है सेंट्रल, और 61 विषयों पर कानून बना सकता है राज्य। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कहलाती है? संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके समान है? ये है जापान के समान। अब मैं बात करूं कि मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। मूल कर्तव्य से जो संबंधित प्रावधान लिए गए हैं वो लिए गए हैं फ्रांस से। किस लिए? फ्रांस से। अब मैं इस क्वेश्चंस को फटाफट रिवीजन करता हूं। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों 13th संविधान संशोधन 1963, जी हाँ। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था
56वां संविधान संशोधन में दिया गया था गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के समान है? ये है कनाडा के। नागरिकता से संबंधित कानून किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 2 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण किस भाग में किया गया है संविधान के? ये किया गया भाग 4 में। और मैं बात करूं प्रश्नकाल की समय सीमा संसद में कितनी होती है? ये होती है 1 घंटा। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? ये कर सकता है 5। राज्य सूची और संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है? राज्य सूची में जो विषय आते हैं उनकी संख्या 61 है और संघ सूची में 100 हो गई है। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया समान है किसके समान है? ये समान है जापान के। मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये कहाँ पर किससे लिए गए थे? सॉरी, मूल कर्तव्य से जो प्रावधान लिए गए थे, संबंधित प्रावधान लिए गए थे, वो किस देश से लिए गए थे? वो लिए गए थे फ्रांस से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का बंधन दिया गया है? मतलब निर्वाचन से संबंधित जो फैक्ट या जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो कौन से भाग में है? वो है दोस्तों भाग 15। जी हाँ। अब हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जिसने सबसे प्रथम राज्य जो बनाया था वो बनाया था आंध्र प्रदेश, और जो 1956 में बनाया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुई थी। और अब हम बात करें कि अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? जो भारत में नागरिकता लेने का एक्ट था जो था 1955 था, अब तक मतलब टिल डेट 2021 तक उसमें कितनी बार जो है संशोधन हो चुका है? वो हो चुका है 6 बार। कितनी बार? 6 बार। संविधान के अनुच्छेद ने उपाधियों का अंत शामिल है। संविधान के अनुच्छेद में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में शामिल है। किसमें? अनुच्छेद 18 में। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। थियोफ्रेस्टस जी। रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं लिविजियर। तो ये माने जाते हैं लिविजियर माने जाते हैं। गैसों का मिश्रण सिद्धांत, गैसों का मिक्सअप सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था ग्राहम बेल ने। अब मैं बात करूं जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व मतलब जो है हम बात करें तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व के नियम पर ही आधारित है। तो ये किसने दिया था जड़त्व का? गैलीलियो। जी हाँ। अब मैं बात करूं नेचुरल सिलेक्शन और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन और विकास का सिद्धांत की जो क्या बोलते हैं जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। अब मैं बात करूं ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट में रखा जाता है? जो ब्लड बैंक्स होते हैं जहाँ से हम अपने लिए ब्लड लाते हैं जब हम बीमार होते हैं या अपने किसी रिश्तेदार के लिए ब्लड लेके आते हैं, तो वहाँ पर जो ब्लड रखा जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? वो 40 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जी हाँ। रिवीजन कर देता हूँ, और रिवीजन में मैं अब बात करता हूँ इसका मतलब रिपीट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का बंधन दिया गया है? ये दिया गया है भाग 15 में। जी हाँ। अब मैं बात करूँ राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1953 में। जी हाँ। अब मैं बात करूँ अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम मतलब भारत में नागरिकता लेने का जो एक्ट था वो 1955 के तहत दी जाती है, और उसमें अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? वो किया जा चुका है 6 बार। संविधान के अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान की बात चल रही है तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और रसायन विज्ञान के जनक की बात करूँ तो ये लेविजियर हैं जो है रसायन विज्ञान के जनक। अब मैं बात करूँ गैसों का मिश्रण सिद्धांत किसने दिया था? गैसों का मिश्रण सिद्धांत जो दिया था वो ग्राहम बेल ने दिया था। और जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन और विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? ब्लड बैंक में जो रक्त रखा जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर को हमारे शरीर में कौन नियंत्रित करता है? वो एड्रीनल ग्लैंड जो है नियंत्रित करती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन किया था वो विलियम हार्वे ने किया था सबसे पहले। यकृत में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन इकट्ठा रहती है? यकृत मतलब लीवर में
जो है भविष्य के इन फ्यूचर यूज़ के लिए कौन सी विटामिन इकट्ठी कर ली जाती है, वो कर ली जाती है विटामिन ए। अब मैं बात करूँ प्रोटीन का पाचन किस में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ये होता है छोटी आंत में, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। काला सीसा कौन सी धातु कहलाती है, काला सीसा के नाम से कौन सी धातु फेमस है, ये है ग्रेफाइट। अब मैं बात करूँ जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होता है, जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। जी हाँ, जो निकलता है हार्मोन कौन सा होता है, एड्रिनल हार्मोन होता है जो जीवन रक्षा के लिए यूज़ होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, पत्तियों का रंग जो पीला हो जाता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अब हम बात करें पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है, पर्णहरित की बात करें तो उसमें उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होती है, कौन सी होती है, मैग्नीशियम। और मैं बात करूँ पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण तने से होता है, किससे होता है, तने से। अब और नेक्स्ट बात करूँ कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग में, किस में होती है, लाल रंग में। जी हाँ, अब मैं इसको फटाफट से रिवीजन कर देता हूँ। जी हाँ, रिवीजन का कुछ ऐसा है कि ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है, ये करता है एड्रिनल ग्लैंड। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, ये किया था विलियम हार्वे ने। भविष्य में यकृत में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन इकट्ठा हो जाती है, ये हो जाती है विटामिन ए, भविष्य के लिए। अब मैं बात करूँ प्रोटीन का पाचन किस में होता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और काला सीसा कौन सी धातु है, काला सीसा जो धातु है वो है ग्रेफाइट। और जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होता है, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है, पर्णहरित में जो मेन जो धातु होती है वो होती है मैग्नीशियम। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है लाल रंग में। जी हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर है कुछ, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, दलहन या दाल के जो पेड़ होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो जीवाणु पाया जाता है वो था राइजोबियम जीवाणु। जी हाँ, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन का जो परिवर्तन करते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन उन्हें मिलती है उसका परिवर्तन किस रूप में करते हैं, ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। जी हाँ, पादपों में जल तथा पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा हुआ तो होता है, तो पादपों में जो जल तथा खनिज लवण का जो संचालन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। और अगर मैं बात करूं केवल आत्महत्या की थैली कहलाती है, आत्महत्या की थैली कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है लाइसोसोम। जी हाँ, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। और प्लीहा में भी आत्महत्या होती है, मतलब प्लीहा में भी जाकर खत्म होते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, लाइसोसोम की खोज जो करी थी वो करी थी जी डूवे ने करी थी लाइसोसोम की खोज। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहलाती है वो राइबोसोम कहलाता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, और संश्लेषण भी देखिए वही करता है, राइबोसोम ही संश्लेषण करता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम ही कहलाती है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं तो थोड़ा अच्छे से इनको ध्यान से सुनना। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन की बात चल रही है, तो यहाँ पर प्रतिपादन जो किया था वो कॉर्नवर्ग ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो जीन का संश्लेषण किया था वो किया था हरगोविंद खुराना ने। जी हाँ, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, इंसुलिन जो शरीर में बनती है वो बनती है अग्नाशय में। जी हाँ, कहाँ बनती है, अग्नाशय में बनती है इंसुलिन। अब हम फटाफट से इसको रिपीट करते हैं कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, ये होता है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादकों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, पादकों में खनिज तथा
जल तथा खनिज लवण का संचालन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। आत्महत्या की थैली कहलाती है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने करी थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण जो किया था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय थे। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय में बनता है। कहाँ पर बनता है? अग्नाशय में। जी हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा बैक आ गया है, इसको बैक लेते हैं, थोड़ा पीछे जाओ। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मतलब मानव के मूत्र से कौन सा विटामिन जैसा का तैसा निकल जाता है? ये निकल जाता है सी, विटामिन सी जो है जैसा का तैसा निकल जाता है, विटामिन सी। अब मैं बात करूं दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये विटामिन जो है क्या बोलते हैं मानव के मूत्र से क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वहाँ पर होता है विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो सारे रहते हैं ए डी ई के, तो ये जो रहते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन रहते हैं। मैं बात करूँ मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी निकलती हैं? वो निकलती है 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज किसने करी थी? गुणसूत्र की जो खोज करी थी वो वाल्डेयर ने करी थी। किसने करी थी? वाल्डेयर ने करी थी। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका वो है शुक्राणु। यह शुक्राणु जो स्पर्म रहता है, स्पर्म के अंदर जो है शुक्राणु रहते हैं, और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो चलती है, या मतलब कोशिका मतलब जिसमें जान हो, यही कहने का मतलब। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें तो वह है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर स्वतंत्र का जो केंद्र होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? टमाटर का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है फल वित्ती। क्या होता है? फल वित्ती होता है टमाटर का खाने योग्य भाग। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? वो होता है मध्य फल वित्ती होता है पपीता का खाने योग्य भाग। अगर मैं बात करूं हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग आता है वो आता है कुकुरमिन की जो है मौजूदगी के कारण आता है, कुकुरमिन। जी हाँ। अब मैं बात करूं कि हमें समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, या फिर इसके ऊपर तो बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, हमें आसमान का कलर नीला क्यों दिखाई देता है, और भी बहुत सारे हैं कि मतलब जो जहाँ पर आपको पर्टिकुलर कलर दिखे कि मतलब यार ये कुछ अजीब सा है, तो वहाँ पर आपको प्रकीर्णन का सिद्धांत ही लगता है। क्या लगता है? प्रकीर्णन के कारण ही जो है हमें वो नीला दिखाई देता है। अब मैं बात करूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ फटाक से। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? ये होता है विटामिन सी। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से जो तंत्रिका निकलती हैं वो होती है 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की जो खोज की थी वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? वह है शुक्राणु। और शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यह तंत्रिका तंत्र। अब मैं बात करूं कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? कोशिका के जो अंदर श्वसन का केंद्र होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं बात करूँ टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये होता है फल वित्ती। कौन सा? फल वित्ती। तो जो टमाटर के अंदर फल वित्ती होता है वो खाने योग्य भाग होता है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये होता है मध्य फल वित्ती, क्योंकि आप पपीता के छिलके को नहीं खा सकते, आप उसके अंदर के जो मटेरियल को ही खा सकते हो। और यहाँ पर टमाटर को पूरा खा सकते हो तो वो फल वित्ती है। और यहाँ पर हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुकुरमिन की मौजूदगी के कारण होता है, कुकुरमिन। जी हाँ। अब मैं बात करूँ हमें समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ये देता है हमें प्रकीर्णन की वजह से, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड का। तो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर भगवती समिति का संबंध किससे है? भगवती समिति का जो संबंध है वो है क्या बोलते हैं बेरोजगारी से संबंधित। भगवती समिति का संबंध किस
मतलब क्षेत्र से है, तो वो है बेरोजगारी से संबंधित। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वो करता है CSR, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और बात करूं अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। जी हाँ। अब मैं बात करूं थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द जो संबंधित है वो है विकासशील देशों से। किससे? विकासशील देशों से। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, GDP मतलब इसका बहुत बड़ा है। और पूंजीवादी के बारे में बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसी की है, तो USA था सबसे पहला देश जो होता है ये दोनों काम करने वाला। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उद्योग जो आते हैं वो आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जी हाँ, उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। किसी भी देश में आपको उसकी आर्थिक विकास दर मतलब जानना है तो आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए प्रति व्यक्ति आय को। जी हाँ, पर कैपिटा इनकम को देखना चाहिए। अब मैं बात करूं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने करी थी? कब हुई थी? सॉरी, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले, नेशनल इनकम की जो गणना हुई थी सबसे पहले वो हुई थी 1867 और 68 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 और 68 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस या इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है? ये है कोलकाता में। जी हाँ, कहाँ पर है? कोलकाता में। मैं इसको फटाफट रिवीजन करता हूँ। भगवती समिति का संबंध किससे है? भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। और मैं बात करूँ राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की जो गणना वो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द संबंधित है विकासशील देशों से। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहला देश जो था वो था अमेरिका। और मैं बात करूं उद्योग किस क्षेत्र का जो विषय है, सॉरी, उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं कृषि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन सा होता है? ये होता है प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? 1867 और 68 में की गई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये मेरा शायद लास्ट वीडियो है, सॉरी, ये मेरा लास्ट जो है पेज है। और हम बात करते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। और यहाँ पर हम उसका हेड क्वार्टर भी देख चुके हैं, वो कोलकाता में स्थित है। उसकी मतलब क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सुरेश तेंदुलकर समिति का समिति का संबंध किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मानक क्या है? राष्ट्रीय आय का जो सर्वश्रेष्ठ मानक है वो है NNP NNP जो है, इसका किसी भी देश का NNP देख लीजिए आप, उसकी राष्ट्रीय आय पता चल जाएगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? विश्व का पहला देश है तो वो था फ्रांस था। मिश्रित मतलब मिक्स अर्थव्यवस्था इसकी, पूंजीवादी और वो एक और होती है, उसके मिक्सिंग का वाला जो अर्थव्यवस्था है वो है अपनी फ्रांस की। सर्वप्रथम विश्व में आज समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश का, समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले अपनाने वाला जो देश था वो था रूस। कौन सा था? रूस। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक लिखी है वो मार्शल ने लिखी है। किसने लिखी है? मार्शल ने। भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा GDP वाला राज्य जो भारत में है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अब मैं बात करूँ हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? ये था प्रोफेसर राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्ण थे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे। क्या थे? कार्ल मार्क्स थे। किस अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है? ये होता है किस अर्थव्यवस्था पर होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति का जो है नियंत्रण होता है। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर
सरकार का नियंत्रण होता है। अब मैं जिसको जल्दी से फटाफट से इसको रिवीजन कर देता हूँ आपके लिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2 मई 1951 में। और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? ये है अपनी गरीबी निर्धारण से। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन सा है? राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है NNP। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ये था फ्रांस। और सर्वप्रथम विश्व में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश का जो देश था वो था रूस। और मैं बात करूँ द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है? ये लिखी है मार्शल ने। भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा GDP देने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। और मैं बात करूं हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। और मैं बात करूं समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? समाजवादी के माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। और किस अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है? किस अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति मतलब प्राइवेट व्यक्ति का जो है नियंत्रण होता है ये होता है अपना पूंजीवादी में। और किस अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार का नियंत्रण रहता है? वो होता है समाजवादी जी। और हम यहाँ पर बात करते हैं और ये दोस्तों हमारा वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे ही वीडियो और यही सारी सीरीज मैं दोस्तों लाता रहूँगा। और थोड़ा ये भी बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा है। और चलिए ख़त्म करते हैं हमारा आज का वीडियो। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।